हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बजरंग एजुकेशन अड्डा में। तो पिछले दिन हम संधि चैप्टर को समाप्त कर दिए थे और आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं शब्द विचार। कहने का तात्पर्य क्या है कि हम शब्दों पे विचार करेंगे कि शब्द कैसे मिलकर बने हैं, कितने शब्द होते हैं और कैसे कैसे शब्द होते हैं। तो इसमें शब्दों को जानने से पहले हम अगर भाषा को जान लेते हैं तो उसमें बहुत अच्छी बात हो जाती है, क्योंकि भाषा जो होती है हमारी हिंदी ही भाषा एक होती है। और सबसे पहले बात यही होती है कि हम भाषा को जान लें कि भाषा कैसे मिलकर बना है। तो ठीक है, देख लेते हैं भाषा कैसे मिलकर बना है। तो पहले हम लिखते थे भाषा, और भाषा किससे मिलकर बना है बाबू? तो भाषा मिलकर बना है वाक्य से। किससे मिलकर बना है? वाक्य से। और वाक्य जो मिलकर बने हैं वो बने हैं उपवाक्य से। किससे? उपवाक्य से। और उपवाक्य किससे मिलकर बने हैं? तो वो बने हैं शब्द बंध से। किससे भैया? शब्द बंध से। शब्द बंध से। और शब्द किससे मिलके बने हैं? तो शब्द मिलके बने, शब्द बंध मिलके बने होते हैं शब्द से। ठीक है, अभी इस पे सब चर्चा हम करेंगे कि कैसे क्या मिलके बना होता है। तो शब्द से मिलकर शब्द बंध बना, और शब्द किससे मिलके बना है? तो वो मिलके बना होता है भैया अक्षर से। ठीक, किससे? अक्षर से। और अक्षर किससे मिलके बने होते हैं? वर्ण से। किससे? वर्ण से। और वर्ण किससे मिलके बना होता है? तो वर्ण मिलके बना होता है स्वर या ध्वनि से। किससे मिलकर बना होता है? स्वर या ध्वनि से। तो कहने का तात्पर्य है कि स्वर या ध्वनि, स्वर किसे कहते हैं? स्वर वे होते हैं जिन्हें हम स्वतंत्र रूप से उच्चारण कर सकते हैं, जैसे अ, आ, छोटी, बड़ी, ये सब स्वर होते हैं। और स्वरों की संख्या हम आपको बता चुके हैं कि स्वरों की संख्या होती है 11। और स्वर भी 2 प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर। पिछले वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं। तो स्वर कितने होते हैं? 11। और वर्ण, स्वरों से मिलकर ही स्वर एक होता है वर्ण। वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई कही जाती है। और वो भी भाषा की सबसे छोटी इकाई तो कही जाती है, लेकिन कैसे? भाषा की सबसे लिखित सबसे छोटी इकाई जब पूछे तो आपको लगाएंगे वर्ण। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि भाषा की सबसे लिखित सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो वो बताएंगे आप वर्ण। भाषा की लिखित सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो वो होती है वर्ण। लेकिन अगर इस तरह पूछ दिया जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो उसे आप स्वर लगा के आराम से निकल सकते हैं। लेकिन और उसे बीच में डालते लिखित, तो वहां पे आप वर्ण लगाएंगे। तो ये दोनों समझ गए तो ठीक है। स्वर जैसे अ, आ, ऐसे होते हैं ना, अ, आ। ठीक है, अ और आ होते हैं। और वहीं पे हम लिख दें वर्ण। वर्ण जो होते हैं, वर्ण होते हैं अ, और आ है, यहाँ पे आ है। ठीक है, और वहीं पे लिख दें हम वर्ण। वर्ण में क्या? क लिख देते हैं। तो देखिए, अगर क है तो क हलंत के साथ है, तो क कैसा है बाबू? क आधा है। क कैसा है? आधा है। और इसमें जब और जुड़ जाएगा ना भैया, और जब और जुड़ जाएगा तो ये बना देगा क्या? क। क्या बना देगा? क। तो जो क बनेगा इसी को हम कहते हैं अक्षर। क्या कहते हैं? अक्षर। स्वर और वर्णों के मेल से ही एक अक्षर का निर्माण होता है। स्वर और वर्णों के मेल से ही एक अक्षर का निर्माण होता है। तो अब आएगा शब्द किसे कहते हैं? शब्द उसे कहेंगे अक्षरों के सार्थक समूह को। अक्षरों के सार्थक समूह को जो एक अर्थ प्रदान करे उसे हम कहेंगे शब्द। कहने का मतलब अगर हम ये लिख दें मकल, तो ये भी तो अक्षरों का समूह है ना, ये भी अक्षरों का समूह है। लेकिन क्या ये अपना अर्थ प्रदान कर रहा है? क्या इसका कोई अर्थ बन रहा है? नहीं बन रहा है। और इसी में हम लिख दें क म अल्लाह। क्या बोल दें? क म अल्लाह। तो कहना ये भी तो अक्षरों का ही समूह है ना, ये भी अक्षरों का समूह है, लेकिन पूरी तरह अपना अर्थ बता रहा है कि ये कमल है। क्या है भैया? कमल है। और कमल एक शब्द होता भी है। ठीक है, तो यहाँ तक आप अक्षर तक समझ चुके थे, सॉरी शब्द तक समझ चुके थे। और कई सारे शब्दों से मिलकर एक शब्द बंध का निर्माण होता है। किससे? बहुत सारे शब्दों से मिलकर एक शब्द बंध का निर्माण होता है। और बहुत सारे शब्द बंधों से मिलकर के उपवाक्य बनाते हैं। उपवाक्य क्या कहते हैं, इस पर थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। उपवाक्य वे होते हैं जो वाक्य की तरह ही तो होते हैं, लेकिन अपना पूरी तरह अर्थ प्रदान नहीं करते। कहने का मतलब क्या है कि राम, अगर हम यहाँ पे लिख दें राम घर लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख दें राम घर, तो यहाँ से अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि राम घर मतलब राम घर क्या हो रहा है ना, राम घर क्या। अगर हम ये लिख दें राम घर जाता है, ये लिख दें तो पूरा स्पष्ट हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है? यहाँ पूरा स्पष्ट हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है कि राम घर जाता है।
कि इसका मतलब राम जो है ना घर जाता है, तो ये पूरा वाक्य का पूरा अर्थ स्पष्ट हो रहा है ना कि राम घर जाता है, तो जो वाक्य का पूरा अर्थ स्पष्ट हो उसे हम कहेंगे वाक्य। और जो अर्थ स्पष्ट न हो, यहाँ अगर हम है को अगर छुपा लेते हैं तो क्या आएगा, राम घर जाता है, राम घर जाता है, पर जाता पर क्या जाता, कहाँ जाता, मतलब घर तो जाता है लेकिन जाता है भी या नहीं, इस पे हम पूरी तरह से क्या बोलते हैं, तो पूरी तरह से मतलब स्पष्ट अर्थ जो है इसका स्पष्ट नहीं आ रहा है कि राम घर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। कहने का मतलब पूरा अर्थ जब स्पष्ट नहीं आ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे भैया, उपवाक्य बोलेंगे। अगर यहीं पे हम लिख दें राम घर जाता है, राम घर जाता है, तो राम कहाँ जा रहा है, घर जा रहा है ना। जब घर जा रहा है तो यहाँ पे अर्थ पूरा स्पष्ट हो रहा है ना कि राम कहाँ जा रहा है, घर जा रहा है। जब पूरा अर्थ स्पष्ट हो रहा है तो ये कहलाएगा वाक्य। और बहुत सारे वाक्यों से मिलकर एक भाषा का निर्माण होता है। तो यहाँ ये डायग्राम आपको समझ में आया होगा। तो शब्द पढ़ते हैं, शब्द किसे कहते हैं, शब्द पढ़ लेते हैं थोड़ा, शब्द किसे कहते हैं। अब पढ़ेंगे भाई हम शब्द, क्या पढ़ेंगे, शब्द। तो शब्द किसे कहते हैं, तो शब्द के हम आगे पिछले समय कुछ ही समय पे हम चर्चा किए शब्द किसे कहते हैं। फिर से बताते हैं, फिर से हम बताएं तो शब्द वे होते हैं, शब्द क्या होता है, शब्द अक्षरों का समूह होता है। क्या कहलाता है, शब्द अक्षरों का समूह होता है, लेकिन वो अपना अर्थ प्रदान करना चाहिए। कहने का मतलब क्या, अक्षरों का ऐसा समूह जो आपको संपूर्ण अर्थ प्रदान करे, उसका एक अर्थ हो, उसका एक अपना अर्थ हो, वो क्या कहलाएगा, शब्द कहलाएगा। क्या कहलाएगा भैया, शब्द कहलाएगा। तो शब्द देख लेते हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, शब्द के प्रकार देख लेते हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो शब्द होते हैं भैया, देख लीजिए कितने प्रकार के होते हैं। शब्द होते हैं आपके 4 प्रकार के। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। पहला होता है उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, ठीक। दूसरा होता है भैया रचना के आधार पर, रचना के आधार पर। और तीसरा होता है आपका रूप या प्रयोग के आधार पर, रूप प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। और एक होता है चौथा जो होता है आपका अर्थ के, यहाँ नीचे लिख देते हैं, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। ये शब्द के प्रकार हैं जो कि 4 प्रकार के होते हैं। शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है उत्पत्ति के आधार पे, दूसरा होता है रचना के आधार पे, और तीसरा होता है रूप या प्रयोग के आधार पे। इसी को बोलते हैं, रचना के आधार पे ही बोलते हैं, रचना या बनावट के आधार पे। इसका एक और नाम है रचना या बनावट के आधार पे। और इसको क्या कहते हैं, रूप या प्रयोग के आधार पे। और चौथा आता है अर्थ के आधार पे, अर्थ के आधार पे। तो इसको हम पहले ही पढ़ेंगे, पहला को ही पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पे। तो मिटा देते हैं और पढ़ते हैं उत्पत्ति के आधार पे। चलिए, शब्द जो होते हैं उसको हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पे। शब्द क्या होगा भैया, उत्पत्ति के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर। अब देखिए उत्पत्ति के भी आधार पे इसके कितने भाग हैं भैया, उत्पत्ति के आधार पे भी इसके भाग होते हैं। पहला होता है तत्सम, क्या होता है, तत्सम। दूसरा होता है तद्भव, तीसरा होता है देशज, और चौथा होता है विदेशज। क्या होता है, विदेशज। और पांचवा होता है भैया संकर। क्या होता है, संकर। तो इन्हीं चारों पे हम चर्चा करेंगे कि देशज क्या होता है, तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है, और देशज क्या होता है, विदेशज क्या होता है, संकर क्या होता है। तो तत्सम जो होता है ना भैया, तत्सम 2 वर्णों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस सम। किससे मिलकर बना है, तत् प्लस सम। तो तत् का होता है ना उसके, तत् का अर्थ होता है उसके, और सम का मतलब होता है समान। कहने का मतलब किसके समान, तत् का मतलब होता है तत् का मतलब उसके, और सम का मतलब होता है समान, मतलब किसके समान, तो संस्कृत के समान। किसके समान, संस्कृत के समान, संस्कृत के समान, ठीक है। तो संस्कृत के समान में आ जाएगा क्या भैया, अग्नि। क्या आता है,
अग्नि वायु, अग्नि वायु पत्र वारी, ये जितने शब्द है ना बाबू, ये तत्व सम में आएंगे। किसमें आएंगे? तत्व सम में, क्योंकि तत् का अर्थ होता है उसके, सम का मतलब समान। किसके समान? यानी कि संस्कृत के शब्दों के समान जो शब्द आते हैं उसे क्या कहते हैं भैया? तत्व सम कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्व सम। जैसे हम अग्नि वायु पत्र वारी, ये सब क्या है? तत्व सम शब्द है। और तद्भव देख लेते हैं भैया। तद, ये भी दो शब्दों से मिलकर बना, तद प्लस भव। किससे? तद प्लस भव। भव का मतलब क्या होता है भैया? उत्पन्न। क्या होता है? उत्पन्न। और किससे? उससे। ठीक है ना? मतलब उससे उत्पन्न। किससे उत्पन्न? मतलब उत्पन्न तो हुआ, लेकिन किससे? तो कहना संस्कृत के शब्दों से उत्पन्न जो शब्द होते हैं उन्हें क्या कहते हैं भैया? तद्भव। क्या कहा जाला हो? तद्भव। तो जब तद्भव कहल जाला भैया बाबू, तो देख लो तद्भव में क्या क्या आ जाएंगे। तो तद्भव में उजाला, कपूर, ठीक है, और आ जाएंगे आपका तालाब, तालाब, ठीक है। ये सब जितने हैं ना, और एक सांझा, सांझा भी एक शब्द आ जाता है तद्भव में। कहने का मतलब क्या है? ये संस्कृत के शब्दों से ही उत्पन्न। देख, उज्जला है ना, उज्जल से होता है उज्जला, कर्पूर से होता है कपूर, और तालाब से होता है तालाब, और शाम से होता है सांझा। ठीक है, शाम से होता है सांझा, तालाब से होता है तालाब। संस्कृत के शब्दों से उत्पन्न जो शब्द होते हैं उसे क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? तद्भव कहते हैं। अब भैया देशज, देशज का भी दो भागों में तोड़ देते हैं, देश प्लस ज। तो देश का मतलब होता है देश, और ज का मतलब होता है जन्मा। क्या होता है बाबू? जन्मा। कहने का वे शब्द जो अपने ही देश में जन्म लिए हैं उसे क्या कहते हैं? देशज। देशज भाषा उसी को कहते हैं जो अपने ही देश में जन्म लिए, उसे क्या कहेंगे? देशज। जिसमें क्या है भैया? लाठी, लाठी मारा है ना, लाठी। और दूसरे का होता है लुटिया, लुटिया, लुटिया। दूसरा होता है खाट। क्या होता है? खाट, खाट। दूसरा होता है झोला, झोला भी ले लो। कहने का अर्थ क्या है भैया? लाठी अपने ही देश में जन्मा है, लेकिन लाठी के जो बोलते हैं ना, अपने हम लोग लाठी बोलते हैं, कहीं पे जाएंगे लठिया है, लठिया निकाल ले, ठीक है ना। ऐसा होता है लाठी, लुटिया, लुटिया मतलब हम यहाँ पे लोटा को लुटिया बोलते हैं, कहीं पे जाओगे लुटिया डलुआ भी बोला जाता है इसी को। और जब खाट, खाट को मतलब चरपाई भी बोली जाती है। और हमारे यहाँ खाट को खाट, चरपाई को ही खाट बोला जाता है, और इसको खाट भी बोला, चरपाई बोली जाती है, और पलंगरी भी बोली जाती है। ठीक है। और उसका झोला, झोला को ही बोला थैला। क्या बोला जाता है? थैला, पन्नी, झोला, सब इसी को बोला जाता है। कहने का मतलब क्या है? जो देश में जन्मा। क्या होता है? जो अपने ही देश में जन्मा हो उसे क्या कहते हैं? देशज भाषा। विदेश, विदेशज भाषा की बात करें, विदेशज, विदेश प्लस जन्म। तो विदेश प्लस जन्म का मतलब क्या होता है? जो विदेश में भाषा जन्मी हो, जो भाषा विदेश में जन्म, से क्या कहते हैं? विदेशज भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? विदेशज। जैसे में होती फारसी, फारसी, अरबी, अरबी सब भाषा है। फारसी हो जो है ना बाबू, अंग्रेजी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, पुर्तगाली। इतनी जितनी भी भाषाएं है ना भैया, जितनी भी भाषाएं हैं, ये सब क्या है? विदेशों में जन्मी। जो अपने देश से इसका कोई लेना देना भैया है वो नहीं। ठीक है। इसका जो जन्म हुआ था ना, वो विदेशों में हुआ है। अपने देश में सब छोड़ो, अपने देश में इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब तो है, भाषाएं है तो मतलब है, लेकिन ये अपने ही देश में जन्मा उन्मा नहीं है। ये तो हम दूसरे से ले लेके बोलते हैं। ठीक है ना। ये अपने देश में जन्मा उन्मा भैया है नहीं। ठीक है ना। इसलिए क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं विदेशज भाषा, जो कि विदेश में जन्मा, अपने यहाँ वहाँ नहीं। अपने जाओ तो ये लुटिया लोटा यही सब जन्म है, और भैया ये तो विदेश, फारसी अरबी सब विदेशों में जन्मे है। ठीक है ना। अब आता है संकर। क्या होता है? संकर भाषा। तो इसको मिटा लेते हैं थोड़ा सा। संकर भाषा इतना समझ गए तो इसको मिटा देते हैं। संकर भाषा, संकर भाषा की बात करें तो ये जो संकर भाषाएं होती है ना भैया, संकर भाषा, संकर, ये संकर भाषा, संकर का अर्थ जब निकाला जाए तो दो भाषाओं का मेल। क्या होता है? दो भाषाओं का मेल। कहने का मतलब दो भाषाओं से मिलकर बना जो भाषा होता है ना, दो भाषाओं से मिलकर जो बना भाषा होता है उसे क्या कहते हैं? संकर भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? संकर भाषा कहते हैं। जैसे हम लिख दे छाया, लिख दे छाया प्लस दार।
क्या लिखते हैं भैया, छाया प्लस दार। तो छाया को देखेंगे तो ये संस्कृत शब्द, क्या क्या शब्द है, संस्कृत शब्द। और दार जो है ना फारसी शब्द है, क्या शब्द है भैया, फारसी है। ये दार जो है ना फारसी शब्द है, फारसी। तो इन दोनों संस्कृत और फारसी दो शब्दों के मेल से जो तीसरा शब्द निकल के उसे क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। इससे जो बनेगा क्या बनेगा भैया, छायादार, छाया प्लस दार मतलब छायादार। इसमें देखिए दीर्घ संधि भी इसमें लग जाएगी ना, दीर्घ संधि भी लगेगी इसमें, और यहाँ किसी मिलेगा तो दीर्घ संधि भी बन जाएगी, ठीक है। तो छायादार तो संस्कृत और फारसी शब्द से जो मिलकर बना उसे क्या बोलते हैं, संकर शब्द बोलते हैं। दो भाषाओं से मेल से जो तीसरा भाषा निकल के आती है उसका बोलते हैं संकर शब्द बोलते हैं, जो दो भाषाओं से मिलकर बनी होती है, ठीक है। इसका हम लिख लेते हैं रेल गाड़ी। रेल गाड़ी सुने ना कभी, रेल गाड़ी जिस पे आते जाते रहते हैं यात्री, मतलब वही होता है, ट्रेन वेन हो, ठीक है। रेल गाड़ी, रेल गाड़ी। तो रेल जो है ना भैया, रेल है अंग्रेजी शब्द, कैसा शब्द है, अंग्रेजी। और एक गाड़ी जो है ना भैया, गाड़ी होती है हिंदी शब्द, क्या होती है, हिंदी शब्द। दोनों मिला क्या बना दिए, रेल गाड़ी। क्या बना दिए बाबू, रेल गाड़ी। तो दो भाषाओं के मेल से जो भाषा, जो दो भाषाओं के मेल से, दो भाषाओं के मिलने से जो भाषा बनता है उसे क्या बोलते हैं, संकर भाषाएं बोलते हैं, जो कि उत्पत्ति के आधार पे ये खत्म हो गया, आपका उत्पत्ति के आधार पे खत्म हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, नमस्कार। अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।